दूसरी झलक वो आज आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में जितने मंदिर बनाए गए हैं, जितनी इमारतें बनाई गई हैं, उनमें से एक भी इमारत गिरती नहीं। जैसे आज बनाए गए पुल 2 दिन बाद गिर जाते हैं, वो इमारत नहीं गिरती। कितने बड़े बड़े किले बने हुए हैं। मेरे गांव में जहां का मैं रहने वाला हूं, एक गढ़ी बनी हुई है, पूरा का पूरा किला मिट्टी से बना हुआ है, मड से, और आज तक नहीं गिरा है। कितने 100 साल पुराना है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। आज तक नहीं गिरा है। क्या मिट्टी है? कुछ नहीं है, ब्लैक कॉटन सॉइल है। और वो ब्लैक कॉटन सॉइल का प्रिपरेशन ऐसा है जो खड़ी हुई है सैकड़ों साल से। कोई माई का लाल दावा करके दिखा दे कंक्रीट की बिल्डिंग जो खड़ी रह जाए 100 साल से भी ज्यादा। ये साइंस था हमारे यहां, ये हम पढ़ते थे, ये हमारे यहां पढ़ाया जाता था। हिंदुस्तान के आर्किटेक्ट के बारे में तो दुनिया के तमाम दूसरे लोगों ने लिखा। वेन सांग एक चीनी यात्री है, उसने हिंदुस्तान के आर्किटेक्ट के बारे में एक ही शब्द कहा है, मार्वलस। हो नहीं सकता, कल्पना की बाहर है उसके। एक फ्रांसीसी आया है, उसका नाम है बर्नियर, पियरे बर्नियर। मूल रूप से वो साइंटिस्ट है, लेकिन घूमने का काम बहुत करता है। जब वो यहां आया है तो हिंदुस्तान के आर्किटेक्ट के बारे में उसने जो किताब लिखी है, पढ़ने लायक है। क्या विज्ञान रहा है इस देश में। बर्नियर ने एक मंदिर के बारे में लिखा है, हिंदुस्तान में दक्षिण में कहीं है। अब वो जगह शायद नहीं है, हो सकता मंदिर टूट गया हो कुछ साल में। वो लिख रहा है कि मंदिर में मैं गया तो अद्भुत विज्ञान का वहां मैंने वो देखा। मंदिर में एक जगह मैं खड़ा हुआ, मैंने चिल्लाना शुरू किया तो मेरी आवाज 3 किलोमीटर तक जा रही थी, और उसके एक कदम बाद मैंने चिल्लाना शुरू किया तो मेरी आवाज बगल वाला नहीं सुन सकता। तो ये कोई बहुत गहराई साइंस होगा, ऐसे ही नहीं बनाया गया। कोणार्क के सूर्य मंदिर का दरवाजा आप कभी देखने जाइए, मैं गया हूं। सूर्य निकलते ही पहली किरण भगवान के ऊपर जाती है। तो कोई साइंस था, कोई मजाक नहीं है। और इतना गहरा साइंस रहा होगा तब ये स्ट्रक्चर हैं जो आज भी हम देख रहे हैं। भग्नावशेष भी हमारे जो है, ध्वस्त खंडहर भी हैं जो कहानी कह रहे हैं कि कितनी बड़ी विज्ञान हमारे पास रही है। वो विज्ञान हमारे एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा था, और उस विज्ञान से हिंदुस्तान चलता था। जैसे मैंने आपसे कहा, 10,000 फैक्ट्रियां थी लोहा बनाने वाली। कल्पना हो सकती है किसी को? और उस जमाने में जितना लोहा बनता था वो करीब करीब उतना ही है जितना आज बनता है इस देश में। कोई मजाक नहीं था इस देश में, बहुत गहरा विज्ञान था। हमारे यहां कपड़े को रंगने के लिए जो रंग बनाते हैं, जो नेचुरल कलर्स बनाते हैं, दुनिया में उससे बड़ा विज्ञान कहीं नहीं था। अभी भी आप जाइए कोयंबटूर के इलाके में, आपको वो सब मिल जाएगा, मैं तो देख के आया हूं। अभी भी आप जाइए मध्य प्रदेश में सरगुजा के इलाके में, आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो स्टील बनाने की टेक्नोलॉजी जानते हैं। सरकार ने उनके हाथ बंद कर दिए हैं, कानून बनाकर के वो स्टील नहीं बना सकें, वो रॉ मटेरियल नहीं ले सकते। जापान की कंपनी रोज रॉ मटेरियल लेके जाती है, उनको रॉ मटेरियल लेने की पाबंदी है। इतना गहरा विज्ञान इस देश में रहा है, और वो सब हमारे एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा था। और कितना ग्लोरियस एजुकेशन सिस्टम रहा है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स में पब्लिश करने वाला हूं, कुछ दिन के बाद आ जाएंगे आपके बीच में, तो आपको अंदाजा लगेगा कि क्या एजुकेशन सिस्टम रहा। उस एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करने के लिए आया था मैकॉले, और उसने सबसे पहला काम क्या किया कि हिंदुस्तान की शिक्षण पद्धति को बर्बाद करना है अगर प्रैक्टिकली, तो पहले लोगों के दिमाग में इसके प्रति हीन भावना पैदा करनी पड़ेगी। तो उसने हिंदुस्तान में आकर एक मुहावरा कहना शुरू किया कि जो अंग्रेजी की पढ़ाई है वो सर्वोच्च, और जो संस्कृत की पढ़ाई है वो सबसे रद्दी। ये कहना शुरू किया। और मैकॉले ये कहता था कि कोई भी गलत बात कहते रहो, कहते रहो, कहते रहो, कहते रहो, एक दिन उसका असर होता। ये उसने शुरू किया। और उसके साथ साथ उसने एक दूसरा काम और शुरू किया कि ये जितने गुरुकुल चलते हैं, उच्च शिक्षा के अध्ययन के केंद्र चलते हैं, इन एक चीज और, माफ करिएगा ये थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, याद आ गई तो बता दूं। उन उच्च शिक्षा के केंद्रों में जो लोग पढ़ने जाते थे वो कौन थे? हमारे देश में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो अंग्रेजों ने हमारे दिमाग में डाली कि ब्राह्मणों ने शूद्रों को पढ़ने नहीं दिया कभी। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, और इसके आधार पर हिंदुस्तान के समाज में जो मारकाट हुई है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। एडम स्मिथ के आंकड़े बताते हैं कि मद्रास प्रेसिडेंसी में जितने गुरुकुल हैं उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों में 72% शूद्र हैं, 28%
द्विज, द्विज समझते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं 28% और शूद्र हैं 72%। लड़कियों की क्या स्थिति है? 100% लिटरेसी है लड़कियों में। कोई भी लड़की को घर में नहीं बिठाया जाता, स्कूल जाना ही पड़ता है उसको पढ़ने। और कभी कोई लड़की की ऐसी स्थिति है कि वो स्कूल नहीं जा सकती तो गुरुकुल का अध्यापक घर आता है उसको पढ़ाने के लिए। ये सिस्टम है पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी, ये वो लिख रहा है। और वो कह रहा है कि शूद्रों का प्रतिशत इसलिए ज्यादा है पढ़ाई में क्योंकि हिंदुस्तानी समाज में वो सबसे ज्यादा स्किल्ड लोग हैं जिनको हम शूद्र कहते हैं, सबसे ज्यादा स्किल्ड। जितनी टेक्नोलॉजी है वो सब उन्हीं के कब्जे में है। ये शूद्र ही है जो स्टील बनाते हैं, ये शूद्र ही है जो घड़े बनाते हैं, ये शूद्र ही है जो बर्तन बनाते हैं, ये शूद्र ही है जो कपड़ा बनाते हैं, ये शूद्र ही है जो जीवन जरूरत की सारी चीजें बनाते हैं। तो जितनी टेक्नोलॉजी है वो उनके पास है। और वो खुद लिख रहा है कि सिस्टम इतना अच्छा है कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर तुरंत होता, उसमें समय नहीं लगता। माने एक बाप है, उसने अपने बेटे को सिखा दिया, अब बेटा अपने बेटे को सिखा रहा है, उसका बेटा अपने बेटे को सिखा रहा है। माने पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों साल वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती चली आ रही है। अब देखिए आज का दिमाग हमारा कितना गुलाम है। मैं ये मजाक के लिए नहीं कह रहा हूं, गंभीरता से कह रहा हूं कि उस जमाने में जो आदमी किसी काम में लगा है तो पूरे परिवार के साथ लगा है। अगर कोई स्टील बना रहा है तो उसका पूरा परिवार स्टील प्रोडक्शन में लगा हुआ है। तो उसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उसकी पत्नी भी है, उसकी बहन भी है, उसका भाई भी है। तो पूरा परिवार उस प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। आज अगर आपका 14 साल का बच्चा प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है तो कहेंगे चाइल्ड लेबर है। इस गंभीरता को समझिए कि उस समय बच्चे से लेकर बड़े तक सब इन्वॉल्व हैं प्रोडक्शन में। तो प्रोडक्शन इतना है कि हम 33% एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि 14 साल का बच्चा अपने पिताजी के साथ किसी काम में लगा हुआ है तो वो चाइल्ड लेबर हो गया। तो आपने क्या किया कि उसको चाइल्ड लेबर डिक्लेयर करके जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने वाली थी उसको तोड़ दिया बीच में से। और कहां ले जाके पटक दिया आपने? किसी अंग्रेजियत के स्कूल में जहां वो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी सीखने वाला नहीं, कभी नहीं, जीवन में नहीं। तो हमने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया कि ये जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो रहा था एक पीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, उसको तोड़ दिया एक कानून बनाकर। और वही कानून हिंदुस्तान की सरकार आज भी चला रही है इस देश में चाइल्ड लेबर के नाम पर। रोज टेलीविजन पे एडवर्टाइजमेंट आता। अब आप सोचिए कि यूरोप में मैंने मेरी आंखों से देखा है 14 साल के बच्चे अखबार बेचते हैं, 12 साल के बच्चे अखबार बेचते हैं। तो वहां कहा जाता है कि ये सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ रिलायंट है। मेरे देश में 14 साल का बच्चा काम करके रोटी कमा रहा तो कहते हैं चाइल्ड लेबर है। अमेरिका में तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि कोई बच्चा बिना श्रम किए हुए पढ़ाई कर सकता, क्योंकि इतना महंगा है पूरा सिस्टम। यूरोप में भी यही हालत है, मैंने मेरी आंखों से देखा। रेलवे स्टेशन पर अखबार बेच रहे हैं, फिर स्कूल जा रहे हैं, फीस की व्यवस्था कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं कार की, पैसा मिल रहा है, फिर स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। तो वहां चाइल्ड लेबर जो है, अमेरिका में शायद सबसे ज्यादा बच्चे हैं जो काम करते हैं फैक्ट्रियों के अंदर अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो उनको कहते हैं कि वो सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ रिलायंट है। मेरे देश के बच्चे काम करें तो चाइल्ड लेबर है। अब सोचिए कि ये सरकार कितनी अंग्रेजियत वाली है। मैकॉले भी ऐसे ही सोचता था, हमारी सरकार भी ऐसे ही सोचती है। और रोज आपको टेलीविजन पे विज्ञापन ऐसे ही दिखाया जाता है कि आप अत्याचार कर रहे हैं अगर 14 साल के बच्चे से काम ले रहे हैं। वहां क्या है, 14 साल का बच्चा काम कर रहा है तो आत्मनिर्भर बन रहा है। मेरे देश में वो अत्याचार घोषित कर दिया है सरकार ने। ये है मानसिक गुलामी, ये है अंग्रेजियत की गुलामी। और ऐसे ही तोड़ा था उसने हमारे देश के गुरुकुलों से चलने वाले एजुकेशन सिस्टम को। और उस एजुकेशन सिस्टम को तोड़ने में जो सबसे बड़ी सफलता मिली मैकॉले को, वो एक कानून के आधार पर मिली। उस कानून का नाम है इंडियन एजुकेशन एक्ट। उसके आधार पर उसने क्या किया, यूनिवर्सिटीज बनवाई और उन यूनिवर्सिटीज को मान्यता दी गई।
संस्कृत से चलने वाले गुरुकुलों की मान्यता खत्म की गई और मान्यता खत्म हो गई सरकारी दस्तावेजों में, लेकिन समाज में मान्यता खत्म नहीं हुई। तो क्या किया? अध्यापकों को मार मारकर, पीट पीट कर, गुलाम बनाकर भेज दिया लंदन। आपको शायद मालूम नहीं है, अंग्रेज एक अत्याचार करते थे, इंडेंजर्ड लेबर बनाते थे हिंदुस्तानी लोगों को, यहां से मजदूर बना के ले जाते थे, जिनको हम गुजराती में कहते थे गिरमिटिया मजदूर। गांधी जी सबसे पहला केस उन्हीं के लिए लड़ने गए थे, गिरमिटिया मजदूरों के लिए। जो गिरमिटिया मजदूर यहां से गए हैं वो पता है कौन लोग हैं? हिंदुस्तान के हाईली स्किल्ड पर्सन थे जिनको गिरमिटिया मजदूर बना के ले गए। गिरमिटिया मजदूर यहां से गए हैं वो पता है कौन लोग हैं? हिंदुस्तान के हाईली स्किल्ड पर्सन थे जिनको गिरमिटिया मजदूर बना के ले गए। हिंदुस्तान के हाईली स्किल्ड लोगों को कैसे बर्बाद किया? या तो वो ले गए मजदूर बना के और वहां जोत दिया उनको खेत में हल के साथ, खेत में जोता जाता था हल के साथ। गांधी जी जब देखने गए थे डरबन के आश्रम में तो उनको आश्चर्य हुआ था कि आदमी खेत में हल चलाता, ऐसे ही जैसे बैल के कंधे पे हल रखा होता। और दूसरा काम क्या किया था अंग्रेजों ने कि हिंदुस्तान के हाईली स्किल्ड पर्सन्स को जो बनाते थे इतना बेहतरीन कपड़ा कि एक छोटे से रिंग में से तार निकल जाता था पूरा थान, ऐसे लोगों के हाथ काट दिए थे, अंगूठे काट दिए थे। यही सब किया था मैकॉले ने और मैकॉले के पहले के अधिकारियों ने। ऐसे बर्बाद किया है इस देश को।